नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में तो चुनाव संपन्न हो गए। आज सरकार भी बन जाएगी, एक मुख्यमंत्री और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दो उप मुख्यमंत्री सब बन जाएंगे। उम्मीद है दो उप मुख्यमंत्री, क्योंकि एकनाथ शिंदे मान गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाद अगला बड़ा चुनाव कौन सा है? आपके जेहन में आ रहा होगा दिल्ली, आधी ताकतों वाली विधानसभा। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव की अहमियत भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के लिए संभवतः उतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए भी नहीं कि विधानसभा जीते या ना जीते, सातों लोकसभा सीटें तो पिछले 3 बार से बीजेपी को ही मिल रही है और दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी भी दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, तो वो बात अलग है। अगला विधानसभा चुनाव, जो बड़ा विधानसभा चुनाव है, बड़ी लड़ाई है, वो बिहार की लड़ाई है। और बिहार की लड़ाई अगर सही समय पर चुनाव हुआ तो अक्टूबर नवंबर में होगा, समय से पहले हुआ तो दिल्ली के साथ भी हो सकता है, दिल्ली के बाद भी हो सकता है, यानी मई जून में भी हो सकता है। लेकिन इस चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में बिहार में अपनी गतिविधियां तेज की है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये तेजस्वी यादव वो नहीं है जो 2015 में थे, चाचा के पीछे चलने वाले नीतीश कुमार के। ये तेजस्वी यादव वो भी नहीं है जो 2020 में थे, चिराग मॉडल का फायदा उठाकर बिहार विधानसभा में बहुमत के बेहद करीब तक पहुंचने वाले। ये तेजस्वी यादव वो भी नहीं है जो लालू यादव की छत्र छाया में दिखाई देते हो। अब तक तेजस्वी यादव को आपने देखा था कभी लालू यादव के छाया में तो कभी नीतीश कुमार की छत्र छाया में। लेकिन अब जो तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, वो छत्र छाया से बाहर निकलकर लाभार्थी चेतना की राजनीतिक स्वीकार्यता को पढ़ने की स्थिति में आ गए हैं। कौन सी लाभार्थी चेतना? वही लाभार्थी चेतना जो बिजली फ्री और पानी फ्री के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के लिए बुनियाद तैयार करती है। वही लाभार्थी योजना जो गैस सिलेंडर मिलने और किसान सम्मान निधि से लेकर लाडली बहना तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बुनियाद तैयार करती है। वही लाभार्थी योजना जिस लाभार्थी योजना ने रमन सिंह को 15 साल तक सत्ता में टिकाए रखा, चावल वाले बाबा का नाम भी दिया। और वही लाभार्थी योजना, वही लाभार्थी चेतना जिस लाभार्थी चेतना ने नवीन पटनायक की सत्ता को 24 सालों तक अक्षुण्ण बनाए रखा। लेकिन तेजस्वी यादव जिस लाभार्थी चेतना की वकालत कर रहे हैं, वो बिहार जैसे राज्य में, जहां इस देश में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, उस राज्य में 200 यूनिट के रूप में यदि पहली योजना की घोषणा सामने आए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट मीटर से तबाह बिहार में किस तरह की चाल तेजस्वी यादव ने चली है। लेकिन इसके इतर भी तेजस्वी यादव देख रहे हैं। तेजस्वी यादव, स्वाभाविक है कि उन्हें मुकाबला नीतीश कुमार से करना है, एक ऐसे नेता से करना है जिनका जनाधार निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जितना बड़ा नहीं है, एक ऐसे नेता से करना है जिसने जनाधार की कमजोरी को अपनी ताकत के रूप में प्रस्तुत कर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के लिए सियासी मजबूरियां ऐसी खड़ी करता रहा जिस मजबूरियों के सहारे पिछले 19 साल से अक्षुण्ण रूप से वो सत्ता में बने हुए हैं और लगातार बिहार की सत्ता में बने हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का मुकाबला कैसे हो। नीतीश कुमार के मुकाबले के लिए तेजस्वी यादव ने सरकार की एक बेहद कमजोर नस को पहले पकड़ा। दूसरा मामला जो सीधे सीधे नीतीश कुमार के सियासत के साथ आमने सामने जाकर खड़ा होता है, वो मुद्दा है बिहार जैसे राज्य में जहां सरकारी नौकरियों को लेकर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, इतनी जिज्ञासा होती है, नौजवानों का पूरी की पूरी खेप इसके लिए लगी होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, यही स्थिति है। सुहासिनी वाजपेयी नाम की लड़की की कॉपी को लेकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कथित कारगुजारियों को मुद्दा बना दिया था, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव बीपीएससी के मुद्दे पर और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर भी बोल रहे हैं। ये सारी बातें वो कर रहे हैं, एक तरफ नौजवानों को, एक तरफ बिहार के लोगों के बजट को दुरुस्त करने वाली बात। सवाल यही उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो स्थापित छवि रही है बिहार में, जिस छवि को भुनाकर नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं, क्या उस छवि से वो निजात दिला पाएंगे? नीतीश कुमार अपनी छवि को तो भुनाते ही हैं,
लेकिन अपनी छवि से कई गुना ज्यादा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की छवि को भुनाते हैं। जब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ होते हैं यानी भाजपा के खिलाफ होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति और 15 लाख रुपए का वो ऑडियो सुनाते हैं जो मोदी जी ने किसी चुनावी सभा में कहा था। और जब वो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तब वो कौन सा टेप रिकॉर्डर बजाते हैं? 2005 से पहले कुछ था जी, हमरा बतवा आप लोग भुलाइएगा मत, इस तरह की बातें वो याद दिलाते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि बिहार की जनता का एक बड़ा हिस्सा 2005 से पहले वाली उनकी बात से अब कन्विंस नहीं हो रहा है, उससे वो सहमत नहीं दिख रहा। और बड़ा कारण ये भी है कि महाराष्ट्र में जब 4 महीने के अंदर आपने देखा कि फर्स्ट टाइम वोटर 22 लाख बढ़ गए, जी हां, लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के 4 महीने में। तो बिहार में तो लोकसभा चुनाव और यदि समय पर विधानसभा चुनाव होते हैं बिहार में, उसके बीच में तो 17 महीने का अंतर होगा। तो 4 महीने में 22 लाख वहां बढ़ सकते हैं। अगर उसे ही हम पैरामीटर माने तब तो बिहार में इस तरह से देखा जाए तो 17 महीने में 80-85 लाख वोटर बढ़ सकते हैं। फर्स्ट टाइमर वोटर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चुनाव 25 में होगा। 25 में चुनाव होगा तो फर्स्ट टाइमर वोटर वही होंगे जो 2007 या 7 के पहले जन्मे होंगे, कुछ पहले, यानी 2005 के पहले का जो जिक्र यानी लालू परिवार के शासन का जिक्र करते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद 2-2.5 सालों में जो बच्चे जन्मे होंगे वो 2025 में फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। तो वो फर्स्ट टाइम वोटर क्या तेजस्वी यादव को लालू यादव के शासनकाल से जोड़कर देख पाएंगे या अलग नजरिए के साथ देखेंगे? यह चुनौती नीतीश कुमार के सामने है और इसी चुनौती यानी इसी कमजोर नस पर वो हाथ रख रहे हैं। अब यह बात अलग है कि नौकरियां देने की बात नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी डोमिसाइल लागू ना होने के कारण जिस प्रकार से बिहार के लोगों की जगह बाहर के लोग बड़ी संख्या में बहाल हो रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के पास इसका कोई जवाब है? ये अलग बात है कि डोमिसाइल के मुद्दे पर तेजस्वी यादव भी जुबान नहीं खोल रहे हैं, शायद आगे हो सकता है जुबान खोल दें, लेकिन बिहार की राजनीति में नौजवान, किसान और मुसलमान ये 3 बहुत बड़े फैक्टर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नौजवान जो रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाओं के रेलवे पटरियां तक उखाड़ने की हद तक चला जाता है, जो निहायत ही उचित कदम नहीं माना जा सकता जिसे। और इसके बाद आप देखें किसान की स्थिति देखें तो 2005 में सत्ता में आने के बाद 2006 में ही नीतीश कुमार ने किसानों के लिए कृषि रोड मैप की बात तो की, लेकिन मंडी व्यवस्था पर जिस प्रकार से बिहार सरकार ने प्रहार किया, आज भी और कोई भले ही बोले ना बोले, राजद के समर्थन से भी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनके कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने, जो अब एमपी हैं बक्सर के, राजद के एमपी हैं, सीधे सीधे नीतीश कुमार के प्रशासन से, उनके शासन से वो भिड़ गए थे, अपनी कुर्सी तक छोड़ दी थी। तो किसानों के बीच भी नीतीश कुमार को लेकर कोई बहुत पॉजिटिव वाइब्स दिखाई दे नहीं रही है, बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के लिए दिखाई नहीं दे रही है। दवाई पढ़ाई कमाई का मुद्दा बना करके तेजस्वी यादव ने अपने लिए सकारात्मक माहौल जरूर बनाया था 2020 में, लेकिन चिराग मॉडल ने जितना नुकसान किया उस दौर में एनडीए का, खासकर जनता दल यूनाइटेड का, उससे राष्ट्रीय जनता दल को अपनी सीटें बढ़ाने में मदद मिली थी। लेकिन इस बार तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ घूम रहे हैं, उनके लिए भारत रत्न भी मांग रहे हैं। तो क्या इस बार कोई चिराग मॉडल की गुंजाइश दिखती है? और बिना चिराग मॉडल के तेजस्वी यादव अपने एजेंडे के सहारे जाते हैं तो कामयाबी कितनी मिलेगी, इस पर भले ही कुछ लोगों को आशंका हो, कुछ लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के मन मिजाज को पढ़कर लोगों को नए सिरे से सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय जनता दल को एक खास समीकरणों पर आधारित पार्टी माना जाता है, एमवाई समीकरण, और एमवाई समीकरण का दायरा इतना बड़ा है कि उसके बाहर के वोटर उसके खिलाफ आसानी से गोलबंद किए जाने की प्रवृत्ति पिछले कई चुनावों से रही है। लेकिन अब जो परिस्थिति है, तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अल्पसंख्यक वोटरों को राष्ट्रीय जनता दल के पाले में रखना, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोटर है, मैंने जवान और किसान के साथ मुसलमान का भी जिक्र किया था कि ये 3 बड़े फैक्टर हैं। जो माइनॉरिटी वोटर है बिहार में,
उनके एक तबके में राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा अंदर खाने जनता दल यूनाइटेड के प्रति कुछ हद तक मोह होने की बात आती है। लेकिन सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं तो क्या वो वोटर नीतीश कुमार का साथ दे पाएंगे? स्वाभाविक है कि दे पाने की स्थिति में वो नहीं होंगे। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि तेजस्वी यादव 17 महीने और उसके पहले 20 महीने 37 महीने यानी कुल मिलाकर 3 साल 1 महीने बिहार की सत्ता में नंबर 2 बनकर रहे। अब नीतीश कुमार की सत्ता में नंबर 2 बनकर रहने का एहसास सुशील मोदी से लेकर तेजस्वी यादव तक सबको है कि कागज पर नंबर 2 भले ही होते हैं, अधिकार के मामले में कुछ खास होता नहीं है। क्योंकि जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा है, सब यात्रा जो निकाल रहे हैं, ये कुछ नहीं है। दरअसल बकौल तेजस्वी यादव ये सारी यात्रा बिहार में उनके शब्दों में जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए कमाने खाने का जरिया है। लेकिन तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के बयान अलग अलग क्यों हैं इस पर? राबड़ी देवी तो कह रही है कि नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, स्वागत होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कथित भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी जो नीतीश कुमार के आसपास है उसे खाने कमाने का जरिया मिलेगा। और दोनों में एक बात की समानता दिखती है कि नीतीश कुमार के खिलाफ वो खुलकर नहीं बोलते। नीतीश कुमार थक गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे, ये सारी बातें घुमा फिरा कर वो कह देते हैं। लेकिन उस ढंग से वो एग्रेसिव नहीं होते जिस ढंग से एग्रेसिव होने, जिस ढंग से मुख्य विपक्षी दल को लोकतांत्रिक तरीके से आक्रामक होने के लिए जाना जाता है। वो मुंगेर गए, कई और इलाकों में भी जाएंगे, उनकी भी यात्रा चलनी है। और इन सब यात्राओं के बीच बिहार जो विकास की यात्रा में पिछड़ता ही रहा है, खासकर 1991 के दौर में नई आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद से बिहार ने जिस प्रकार से आर्थिक रफ्तार को सुस्त होते हुए देखा, क्या उस सुस्ती को चुस्ती में बदल पाएंगे? नीतीश कुमार तो सब कहते हैं इतना कमवा तो किए हैं जी, ये सब कमवा आप लोग भूलिएगा मत। लेकिन इस कमवा के बीच में जो नीतीश कुमार कहते हैं कि इतना कमवा किए हैं, इन सब के बीच में बिहार में माइग्रेशन रोकने की कोई पॉलिसी, कोई इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई नहीं है। अब लोग, सवाल है कि तेजस्वी यादव की बातों पर इन परिस्थितियों में एतबार कर सकते हैं, क्योंकि बात बार बार एक ही टेप रिकॉर्डर नहीं बजता है। 2005 में भी 2005 के पहले का डर दिखाया जाता था। 2010 के चुनाव में वो डर कम दिखाया गया। 2010 के चुनाव में 5 साल की उपलब्धियों को नीतीश कुमार ने दिखाया। और ये बात सही है कि उन 5 सालों में बिहार में हालात बदले थे। लेकिन उसके बाद 2015 में भाजपा का डर, 2020 में फिर 2005 के पहले का डर, और 2025 में भी अब फिर 2005 के पहले का डर। अब 2005 कब तक बिहार का पीछा नहीं छोड़ेगा भाई? जब तक नीतीश कुमार बिहार का पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक 2005 बिहार का पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हालात बन रहे हैं। तो 2005 के बिहार को किस रूप में देखा जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार की सफलता और नीतीश कुमार की विफलता तो है ही, मुख्य विपक्षी दल के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की भी विफलता पिछले 4 चुनावों में दिखती रही है। एक चुनाव में तो साथ थे, 3 चुनाव में। तो क्या उस विफलता के दौर को खत्म कर पाएंगे, अपने चेहरे पर खत्म कर पाएंगे तेजस्वी यादव? आज की तारीख में कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है, तो तेजस्वी यादव भी पहले वाले तेजस्वी यादव नहीं है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि तेजस्वी यादव ने भी अलग अलग समय पर गलतियां की, कम उम्र थी, गलतियां की। पिछले विधानसभा चुनाव में पहले चरण के चुनाव तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक वो बाबू साहब वाला बयान उनका इस रूप में वायरल हुआ कि बाकी दोनों चरण में उनकी चुनावी संभावनाओं पर तुषारपात कर गया। अब तो माई बाप समीकरण की बात होती है। हालांकि उपचुनाव के आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन उपचुनाव तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा सीट पर भी हुआ था। फिर क्यों 2019 में वैसा हो गया? उपचुनाव से जो तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के फॉर्मूले तय नहीं होते, विनेबिलिटी तय नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से नेतृत्व के स्तर पर तेजस्वी यादव के अलावा परिवार की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, ये 200 यूनिट पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी?
अखिलेश यादव ने परिवार के लोगों को टिकट जरूर दिए, नेतृत्व के स्तर पर अखिलेश यादव ही दिख रहे थे और बाकी परिवार के लोग ही नेतृत्व के स्तर पर, परिवार के दायरे के बाहर के लोग ही दिख रहे थे। अब किस प्रकार से 200 यूनिट वाली फ्री बिजली को मुद्दा बना पाएंगे? उधर जन सुराज वाले आ गए हैं, प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं हर गांव में नेतरहाट जैसा स्कूल खोल देंगे, हर प्रखंड में खोल देंगे। जहां तक मेरी समझ है, तेजस्वी यादव की 200 यूनिट बात पर मैं एतबार कर सकता हूं, सभी दे रहे हैं, वो भी दे देंगे। लेकिन हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में नेतरहाट जैसा स्कूल खोल देंगे। नेतरहाट 850 एकड़ जमीन पर खुला है। हर प्रखंड में 850 एकड़ जमीन अगर लेकर ही आ जाएंगे प्रशांत किशोर, तो स्कूल तो पहले से है, उसको दुरुस्त करना है। तब तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां क्यों नहीं खोल देंगे, ताकि बाहर बिहार के लोग कमाने जाए ही नहीं। तो उनकी बुद्धि पर अलग तरस आता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बात कही है वो निश्चित ही स्वागत योग्य है। और इस बात के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि स्वागत योग्य है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास भी बिहार में माइग्रेशन रोकने और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोई ब्लूप्रिंट पेश नहीं किया गया उनके द्वारा। और इस बात के साथ क्या नीतीश कुमार रिपीट हो जाएंगे इन्हीं सब लूप होल्स का फायदा उठाकर? दरअसल चुनाव लूप होल्स पर नहीं, चुनाव लड़े जाते हैं उस वक्त की तात्कालिक परिस्थितियों और पूर्व के अनुभवों को साथ जोड़कर जो परिस्थितियां निर्मित होती है, उन परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं की मेहनत और कैंडिडेट के सिलेक्शन पर मुद्दों का बड़ा रोल जरूर है। बिजली और स्मार्ट मीटर मुद्दा जरूर है, लेकिन मुद्दा नीतीश कुमार भी है, मुद्दा तेजस्वी यादव भी है। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, और इसी के ऊपर बिहार का चुनाव संपन्न होना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।